उसी टाइम तुरंत काट करके, और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। 2005 जून निटारी सेक्टर 31 नोएडा के पास निटारी गांव है, जिसके एक साइड अच्छे मकान हैं और एक गेटेड कम्युनिटी है। सेक्टर 31 की उधर ही दूसरी साइड यहाँ पर स्लम्स और कच्चे मकान है, जहाँ वर्किंग क्लास या फिर मजदूर रहते हैं। पर निटारी में 2003 से कुछ मिसिंग बच्चों की रिपोर्ट्स आई और यह बच्चों का नंबर 16 साल से लेकर 20 साल तक था। मैंने निटारी के बहुत सारे रिपोर्ट्स देखे हैं जिसमें लोग ये बोलते हैं कि सन 2005 से बच्चों का गायब होना शुरू हुआ था। सच तो यह है कि ये 2003 से हो रहा था और इन बच्चों की एज 16 से 17 साल की थी और ज़्यादातर बच्चे इसमें निटारी के स्लम्स एरिया से आते थे और इनमें से एक भी खोया हुआ बच्चा कभी घर वापस नहीं आया। और पुलिस ने क्या करा, कभी उन्होंने बच्चों को ढूंढा नहीं क्या। यहाँ पर ये हुआ कि स्लम्स और लोअर क्लास होने की वजह से जब भी कोई पेरेंट्स अपने बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने पुलिस वालों के पास जाता या फिर उन पर कंप्लेन करने जाते कि हमारा बच्चा खो गया है, इतने दिन हो गए हैं, तो पुलिस उन लोगों को अनसुना कर देती थी और उन्हें वापस घर भेज देती थी। क्योंकि ये सीधी और साफ बात है कि यहाँ के लोग गरीब थे, जो कि मिस्त्री, ऑटो चलाने का काम या फिर ऐसा काम करते थे जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग नहीं करते हैं। तो पुलिस उन्हें वैल्यू नहीं करती थी, उन्हें यह कहकर भगा दिया जाता था कि तुम्हारे स्लम्स में हमेशा बच्चे घूमते रहते हैं, वो कहीं गए होंगे, कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। कुछ केसेस में ऐसा होता था कि बच्चे खुद ही अपने घर से तंग आकर यहाँ से भाग जाते थे, लेकिन फिर भी पुलिस ने किसी भी कंप्लेन को नहीं लिखा। तो करीब 2 साल तक बच्चे गायब होने के बाद अचानक एक केस निटारी में सामने आया। फरवरी 2005 रिम्पा हल्दर, एक 14 साल की बच्ची, निटारी के सेक्टर 31 के पास गायब हो गई। उनके पेरेंट्स ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करी, पर वो लड़की उन्हें कभी नहीं मिली। तो उन्होंने पुलिस पर जाने की कोशिश करी, पर उन्हें वहां से भगा दिया गया था। सेम रीजन देके रिम्पा हल्दर के डैड एक सिंपल वर्कर थे, इसलिए उन्हें वहां से भगा दिया गया था। इसलिए बहुत बार पुलिस से मिन्नत करने के बाद भी जब उन्होंने कुछ भी नहीं करा, तो रिम्पा के पेरेंट्स ने हार मान ली और उन्होंने अपनी बेटी को ढूंढना बंद कर दिया। रिम्पा के गायब होने के 1 महीने बाद जिस एरिया में रिम्पा गायब हुई थी, उस एरिया में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और एक एरिया में बहुत बड़ा वाटर टैंक था, जिसके ठीक नीचे पर नाली थी पानी बहने के लिए। तुमने भी कभी देखा होगा वाटर टैंक के ठीक नीचे ओवरफ्लो के लिए या फिर कभी ज्यादा पानी आता है उसके लिए नहर रहती है, वैसी वाली जगह। तो खेलते खेलते इन बच्चों की बॉल नाली में गिर गई। नाली में से बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी, तो कोई भी बच्चा यहाँ जाना नहीं चाहता था। पर फिर 2 लड़के गए बॉल लेने के लिए। जब उन्होंने नोटिस करा कि नाली में एक पॉलिथीन बैग दिख रहा था जिसमें से हाथ जैसा कुछ था, ये हाथ किसी बच्चे का लग रहा था। देखकर ये बच्चे वहां से सीधा चिल्लाकर भाग गए। ये मैटर फिर पुलिस वालों को बताया गया और अब इस चीज को देखकर वहां पर बहुत सारी भीड़ जमा हो गई थी। तो पुलिस वालों ने वहां पर आकर इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय सिर्फ इस बात को अनदेखा कर दिया और वहां पर मौजूद 24 आई विटनेस को उन्होंने ये कहा कि तुम इस बात को भूल जाओ, इस चीज को भूल जाओ कि तुमने यहाँ पर एक प्लास्टिक बैग देखा था। तो पुलिस वालों ने इस चीज को कवर अप करने की कोशिश करी और ये चीज आगे कोर्ट में भी सामने आई, पर कोई भी आदमी ऐसा मानता नहीं है किसी भी चीज को। तो उन लोगों को एक्सप्लेनेशन देने के लिए पुलिस वालों ने यह कहा कि ये हाथ किसी बच्चे का नहीं है, ये हाथ है किसी जानवर का जो थोड़ा बहुत रिजेंबल कर रहा है एक छोटे हाथ से, इसलिए फिक्र करने की कोई बात नहीं है, तुम लोग अपने घर वापस चले जाओ। इसके बाद नोएडा पुलिस उस पॉलिथीन बैग को लेकर, उस हाथ को लेकर वहां से गायब हो गई और ये एविडेंस भी हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। जो मैं आपको बता रहा था कि निटारी में पोर्स और स्लम एरिया है, वो स्लम और पोर्स एरिया ऐसी नहर, इसी पानी की टंकी से डिवाइड होता है। और इस नाली के ठीक पीछे सेक्टर 31 में एक घर था जिसका नंबर था D5। मई 2006 को नंदलाल की 17 साल की बेटी पायल इसी मकान के D5 के सामने गायब हो जाती है। जब रात बहुत ज्यादा हो गई तो उनकी बेटी वापस नहीं आई, तो नंदलाल इधर उधर पूछने की कोशिश करी कि आखिर मेरी बेटी गई तो गई कहाँ। और पूछते पूछते उनकी बात एक ऑटो रिक्शा वाले से हुई, जिसने उनसे कहा कि उसने ही पायल को सेक्टर 31 के D5 हाउस में छोड़ा था। ये ऑटो ड्राइवर पायल को छोड़ने के बाद वहां पर रुका था
क्योंकि पायल ने ऑटो का किराया नहीं दिया था। और पायल ने उस ऑटो ड्राइवर से कहा कि भैया आप यहाँ पर रुको, मैं अभी पैसे लेके आती हूँ। उसके ठीक बाद पायल इस फ्लैट के D5 में घुसी। जब पायल बहुत देर तक अंदर जाने के बाद वापस बाहर नहीं आई तो रिक्शे वाले ने घर की बेल बजाई और फिर वहां से बाहर आया सुरेंद्र कोहली। ये इस घर का सर्वेंट था जो कि उत्तराखंड से दिल्ली आया था काम ढूंढते हुए। और जब ऑटो वाले ने उससे पूछा कि पायल कहाँ गई तो उसने कहा कि वो तो चली गई थी, लेकिन ये कैसे संभव है क्योंकि ऑटो वाला D5 गेट पर ही बैठा था और उसने पायल को कभी भी वहां से बाहर जाते हुए नहीं देखा था। पर इस बात को टालने के लिए सुरेंद्र कोहली ने ऑटो वाले से कहा कि वो तो पीछे वाले रास्ते से चली गई है। ये बात सुनकर इस बात को सच मानकर ऑटो वाला वहां से चला गया। अब ऑटो वाले से ये बात सुनकर नंदलाल जी पायल के पिता थे, वो इस घर में D5 में आ गए। उन्होंने वहां की बेल बजाई पर उस घर में कोई नहीं था या फिर कोई घर से बाहर नहीं आया। फिर नंदलाल जी बाकी बच्चों की तरह अपनी बेटी की कंप्लेंट लिखाने गए पुलिस वालों के पास, पर उन्हें भी ये कहकर भगा दिया गया कि वो एक लड़की है, किसी के साथ भाग गई होगी। पर नंदलाल जी ने हार नहीं मानी। पहली बार मना करने के बावजूद भी वो पूरे 1 महीने तक पुलिस के पास जाते रहे कंप्लेंट लिखाने के लिए, पर उन्हें बार बार ये कहकर भगा दिया जाता था कि तुम्हारी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। एंड में कोई ऑप्शन न दिखते हुए नंदलाल जी नोएडा के SSP के पास गए जून 2006 को मदद मांगने के लिए। और SSP से मिलते ही उन्होंने पुलिस को इस केस को ढंग से जांच करने का ऑर्डर दिया। पुलिस को सीधा एक्शन लेना पड़ा और उन्होंने सबसे पहले पायल का फोन ट्रेस करा, जिससे उन्हें ये पता चला कि हाँ इस घर में 7 मई की शाम तक पायल का फोन एक्टिव था और इस ऑटो वाले के जाने के टाइम पर ही ये फोन डीएक्टिवेट करा गया था। और तो और पायल के फोन में लास्ट नंबर सुरेंद्र कोहली का था, इसलिए सस्पेशियल बिहेवियर की वजह से सुरेंद्र कोहली को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। क्योंकि इस पॉइंट पर सिर्फ सुरेंद्र कोहली का नाम बाहर आ रहा था और क्योंकि सिर्फ वो ही घर में था तो नंदलाल जी को ये लगा कि इसने मेरी बेटी के साथ कुछ करा है, या फिर उनके दिमाग में ये आया कि इस कोहली ने मेरी बेटी को किसी और शहर में भेज दिया है, क्योंकि उस टाइम पर ये बहुत ज्यादा चल रहा था। इससे पहले इन्वेस्टिगेशन पूरी होती सुरेंद्र कोहली को उसके मालिक और D5 के ओनर मोनिंदर सिंह पंडित ने छूट दिला दी एंड वापस से ये केस स्क्वायर 1 में आ गया था। और इस घर में D5 में बस कोहली और एक काम करने वाली माया रहती थी और मोनिंदर यहाँ कभी कभी आता था सिर्फ अय्याजी करने के लिए। मोनिंदर सिंह पंडित की फैमिली उसके साथ नोएडा में नहीं रहती थी, तो वो कई बार यहाँ लड़कियों को या फिर कॉल गर्ल्स को बुलाता था, उनके साथ रात बिताता और फिर सुबह उन्हें वापस भेज देता था। इसलिए कोहली बहुत पहले से अपने मालिक की मदद करता था यहाँ बच्चों और औरतों को लाने के लिए। और शायद उसने नंदलाल की बेटी पायल को इसलिए यहाँ पर बुलाया था। नंदलाल को ये कहा गया कि तेरी बेटी क्या काम करती है ये तू हमें बता और पूरे समाज को बता, और तूने ही अपनी बेटी को इस गंदे गंदे कामों में लगाया है। पायल एक सेक्स वर्कर थी और नंदलाल ने इसका जवाब देते हुए कहा कि जो भी मेरी बेटी काम करती है वो हमारी मजबूरी की वजह से है, इसकी वजह से उसे ढूंढने में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। पर कोहली के छूटने के बाद पुलिस ने दोबारा से नंदलाल की नहीं सुनी। पर कहा जाता है जिस थाने में नंदलाल कंप्लेंट लिखाने गए थे, जिस थाने में सुरेंद्र कोहली अरेस्ट किया गया था, वहाँ मोनिंदर सिंह पंडित के बहुत ही अच्छे रिलेशन थे। तो शायद जब उन्होंने कोहली को छोड़ने की बात कही तो उसे एकदम से छोड़ दिया गया। पुलिस से परेशान होने के बाद नंदलाल ने कोर्ट में जाने की सोची। अक्टूबर 2006 को अब कोर्ट की तो पुलिस को सुननी ही पड़ी और उन्होंने सबसे पूछताछ करने की शुरुआत करी। तब उन्हें पता चला कि नंदलाल पिछले कुछ महीनों से अपनी खुद की कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और उन्हें ये पता चला कि पिछले 2 साल में जितने भी बच्चे और औरतें गायब हुई थी वो सब भी यहीं सेक्टर 31 के हाउस D5 के सामने ही लास्ट देखे गए थे। अब पुलिस ने थोड़ा सीरियसली इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करा और वो अब वापस पहुंच गए उसी नाले पर, उसी टंकी पर जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। पर इस बार पुलिस को वहाँ और भी ज्यादा प्लास्टिक बैग दिखे जो कि पूरे इंसानों की हड्डियों से भरे हुए थे, और ये सारे के सारे प्लास्टिक बैग्स D5 के पीछे थे। और साफ पता चल रहा था कि मोनिंदर सिंह पंडित ने ही कुछ किया है यहाँ। तो 29 दिसंबर 2006 को मोनिंदर और कोहली को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद ड्रेन से नीचे और भी ज्यादा प्लास्टिक बैग निकले जिनमें और भी सारे पार्ट्स थे, पर इनमें बॉडी के आधे थे। पुलिस को बिल्कुल सही नाम भी नहीं पता था पीड़ितों का, इतने अलग अलग पार्ट्स मिले थे इन बैग्स में।
वो बस आइडेंटिफिकेशन डीएनए के बेस पर ही कर पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखी थी पिछले 3 सालों में। पेट और छाती से ऊपर का पार्ट ही था इन बैग्स में, और जैसे ही ये पन्नी और शरीर के पार्ट्स मिलने की बात बाहर आई तो ये बहुत जल्दी वायरल हो गई न्यूज में, और पूरे देश को जवाब चाहिए था। आखिर हुआ तो हुआ क्या नोएडा में, जिसका जवाब लेने के लिए उन्होंने कोहली और पंडेर को ढंग से इन्वेस्टिगेट करना था। इसलिए 11 जनवरी 2007 को पुलिस ने ये केस सीबीआई को दे दिया ताकि वो सच निकाल सके इन दोनों से, क्योंकि अभी तक ये दोनों कुछ नहीं बोल रहे थे। इनके बताने के बाद जो चीजें सामने निकल कर आई वो कोई भी सोच नहीं सकता कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है, क्योंकि ये दोनों ही आदमी शैतान से कम नहीं थे। दोनों ने 60 दिन अरेस्ट रहने के बाद भी E5 के नौकर कोहली के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं थे, पर सारे बैग्स उनके घर के पीछे ही थे और उनके घर के पीछे नाली में ही गिरे हुए मिले। लेकिन ये सब उन्होंने ही करा है, इस बात का कोई सबूत नहीं था ये साबित करने के लिए कि इन बॉडी के टुकड़े कोहली या फिर मुनिंदर ने ही करे हैं। फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा कोहली का बयान 27 फरवरी 2008 को रिकॉर्ड किया गया, और उसने जो बताया वो बहुत ही ज्यादा डरावना था। कोहली कई सारे लोगों को अपने मालिक के घर लाता था, जिनमें 9 लड़कियां, बच्चियां, 2 बच्चे और 5 औरतें थीं, और ये नंबर कोहली के बयान से है। जिसके बाद कोहली उन्हें मारकर उनके मरे हुए शरीर के साथ शारीरिक संबंध बनाता था, और वो सभी बॉडियों को सीढ़ियों से ऊपर वाले बाथरूम में ले जाता और बाथटब में रख देता, और वो इन बॉडीज को काट देता, जिनमें से कभी कभी वो कुछ पार्ट्स अपने पास रख लेता था और बाकी पार्ट्स को वो प्लास्टिक बैग में डालकर अपने बंगलों के पीछे फेंक देता। वो इन इंसानों को अपने घर के पीछे फेंक देता था कूड़ा समझ के। फिर कुछ पार्ट्स वो अपने पास रखता, उन्हें वो पकाकर या फिर कभी कभी कच्चा ही खा जाता था, ताकि घर में कोई सबूत न रहे उसके खिलाफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुनिंदर सिंह पंडेर की फैमिली उसके साथ नोएडा में नहीं रहती थी, उसके साथ सिर्फ कोहली और माया रहती जो उसकी गार्डनर थी, और ये सारे के सारे खून हुए थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। कोहली के हिसाब से वो अपने मालिक को इन सारी लड़कियों के साथ संबंध बनाते हुए देखता था। फिर ये चीज बार बार देख देख कर उसके अंदर भी इच्छाएं जागने लगी, और उसने बहला फुसला कर जो भी लोग अपने घर में लाए थे उन्हें घर में ही मारा था, क्योंकि 20 से ज्यादा लोगों का कत्ल हुआ था इस घर में, जिसको कोहली ने अकेले मारा था। लेकिन घर में 2 लोग और थे, उन्होंने कभी भी इस केस के खुलने तक कभी भी इस केस के बारे में नहीं सुना था, और ना ही किसी लड़की की चीख भी सुनी थी। डॉक्टर विनोद कुमार, जो कि चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, उनका ये कहना है कि जिस वजह से इन बॉडीज को काटा गया था उससे ये पता चलता है कि यहाँ इन कत्लों के पीछे शरीर के अंगों को बेचने का विचार था। लेकिन फिर कोहली का जवाब अलग निकला, और ये केस बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया, क्योंकि कुछ लोगों को विनोद कुमार की वजह से ये लग रहा था कि शायद इसमें और भी ज्यादा लोग शामिल हैं, और जनता के दबाव की वजह से पुलिस और भी ज्यादा कड़ी नजर रख रही थी, और ना ही कोहली और मुनिंदर का मकसद पता चल रहा है। कोहली ने अपने बयान में खुद कहा था उसने सारे खून दिन में ही करे थे, तो किसी ने भी पहले कुछ देखा क्यों नहीं इन बॉडीज को फेंकते हुए, और ना ही किसी ने आस पड़ोस में गंद आने की कंप्लेन करी, क्योंकि जब बॉडी सड़ती हैं तो उनमें से बहुत ज्यादा गंदी बदबू आती है। और आखिर में पुलिस को लगा कि शायद ये सारे के सारे कत्ल शरीर के अंग बेचने के लिए ही करे गए थे, क्योंकि इसमें बहुत सारी बॉडीज थी, और ये भी लग रहा था कि इसमें किसी और आदमी का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि अगर ऑर्गन ट्रेडिंग हो रही है नोएडा में भी तो आदमी को घर से हॉस्पिटल ले जाने में किसी न किसी का हाथ तो होगा ही। तो फिर नोएडा पुलिस लग गई इस एंगल को चेक करने के लिए। हर एक हॉस्पिटल में जाकर उन्होंने पूछताछ करी कि किसने ऑर्गन डोनेट करा और किसने रिसीव करा, क्योंकि ये चीज पिछले 3 साल से होती आ रही थी। 2009 फरवरी में कोहली को सीबीआई ने डेथ सेंटेंस सुना दी थी रिम्पा हल्दर के रेप और मर्डर केस के आरोप में, और दिसंबर में मुनिंदर और कोहली को डेथ सेंटेंस सुना दी गई थी इलाहाबाद कोर्ट से, जिसके कुछ समय कस्टडी में रखने के बाद सुरेंद्र कोहली और उसके मालिक मुनिंदर सिंह दोनों का नार्को टेस्ट हुआ, जिसमें जेलर के अकॉर्डिंग ये दोनों बहुत ही कोऑपरेटिव थे, और इस नार्को टेस्ट से ये सामने आया कि कोहली ने ही सभी लोगों को मारा था। और नार्को टेस्ट में ये भी साबित हो गया कि मुनिंदर सिंह का इन सभी कत्लों में कोई भी हाथ नहीं था, उसको इन कत्लों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। सुरेंद्र कोहली ने ये बताया था शुरुआत में भी और नार्को टेस्ट में भी कि सारे के सारे खून उसने खुद ही करे थे, या तो गला दबाकर या फिर चाकू या किसी बर्तन से मारकर।
कोहली भी अपने मालिक की तरह लड़कियों को इस घर में लाया करता था और एक दिन इनमें से किसी एक लड़की ने कोहली को नामर्द बोल दिया तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर उसने उस लड़की को गला दबाकर मार दिया और फिर वो छोटे लड़के लड़कियों को अपने घर लाता और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता और फिर उन्हें मार देता और फिर उसने धीरे धीरे इन बच्चों को मारकर खाना शुरू कर दिया था। उसके बाद इन दोनों ने बहुत सारे घोटाले करे और उनके खिलाफ कोई कठोर सबूत नहीं था क्योंकि कोहली ने खुद एक्सेप्ट किया कि उसने सबको मारा था। और लास्ट में कोहली और पंडित को मेरठ में अरेस्ट कर दिया गया जेल में। कोर्ट ने कोहली के लिए अनाउंस किया अंडर IPC 364 एंड डेथ अंडर IPC 3 और 2 और मुनिंदर के खिलाफ अंडर सेक्शन 5 सुनाई। और एक वक्त ऐसा भी आता है कि ये मामला था अब से 9 साल पहले। सितंबर का महीना था, उसमें दासनाथ जेल में सुरेंद्र कोहली होता है और उसे फांसी की सजा होनी थी। उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ की जेल के अंदर पूरी तैयारी कर ली गई थी और तैयारी जैसे ही कर ली गई और मीडिया ने इस मामले को लाइव दिखाना शुरू कर दिया कि इसका जो आरोपी है उसको बहुत ही जल्दी सजा मिलने वाली है। इस तरह की बात चली रही थी और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और कहा जाता है कि इस पर लगभग 14 मामले हैं। 14 मामलों में से अभी एक मामले का ही केस तो आया है रिम्पा हल्दर का। ऐसा नहीं है, बाकी जो मामले हैं उनके मामलों में देख रेख होनी चाहिए, इसे वक्त मिलना चाहिए और इसे अपने बचाव में कुछ कहना चाहिए, तभी उसकी फांसी की सजा को फिलहाल के लिए टाल दिया जाता है। कई तरह की DNA टेस्ट होती हैं, लाइव डिटेक्ट होता है, जो भी कुछ होना था इस मामले में वो सब कुछ होता है और सुप्रीम कोर्ट तक उसे फांसी की सजा सुना दी जाती है। लेकिन अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आता है कि जो सबूतों के अभाव के चलते लगभग 12 मामलों से इन्हें बरी कर दिया गया है और मुनिंदर सिंह पंडेर पर 6 केस दर्ज किए गए थे। एक केस को पहले ही खत्म कर दिया गया था जबकि 3 केस को निचली अदालत ने खत्म कर दिया था और 2 मामलों में वो फिलहाल बरी हो चुका है। अगर वकीलों की बात करें या फिर उसके वकील की बात करें तो बहुत जल्दी सुरेंद्र सिंह कोहली और मुनिंदर सिंह पंडेर सलाखों से बाहर होंगे। यहाँ बात ये सामने आती है कि ये सलाखों से बाहर होंगे तो इतने कत्लों के पीछे कौन है। और साल 2006 से साल 2023 तक मामला कोर्ट में चलता रहता है और 23 में आने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट कहता है कि सबूत तो है ही नहीं, किस आधार पर इन्हें फांसी की सजा दी जाए, इसलिए फांसी की सजा इनकी रद्द की जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस केस के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।